नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक पाल और हम आज एआईए एग्ज़ाम प्रेप के इस यूट्यूब चैनल पे डिस्कस करने जा रहे हैं यूपीएससी सीडीएस जीएस पेपर की आंसर की। जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको इंग्लिश की आंसर की प्रोवाइड कराई थी, उसी में हम लेके आए हैं आपके लिए जीएस की आंसर की। देखिए, जीएस की आंसर की अगर बात करें तो इस एग्ज़ाम को देने के बाद आपको एक चीज़ ज़रूर समझ जानी चाहिए कि कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए होते हैं और कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए नहीं होते हैं। क्योंकि जब आप इस आंसर की को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि कुछ क्वेश्चंस इसमें इस तरीके से फ्रेम किए गए हैं कि उन क्वेश्चन को अगर आप अटैम्प्ट करते भी तो भी उनके गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आज हम आपके साथ ये दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि जब आप एग्ज़ाम में हो तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, और साथ साथ कि आपको कौन से एग्ज़ाम में या कौन से क्वेश्चंस को कनेक्ट करना है या फिर आपको कौन से क्वेश्चंस को चूज़ करना है या उनको स्किप करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इंडियन वुमेन बैडमिंटन टीम। इसके बारे में सीधा ऑप्शंस को देखते हैं। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज़ योर डी आंसर। जब आप सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन आपको थोड़ा सा देखने लायक होता है क्योंकि यहाँ पर आपको डिस्कशन वाला पार्ट आपका ज़्यादा आ जाता है। जब आप यहाँ पे बात करेंगे इंडियन मेडिसिन सिस्टम और आपको इंपॉर्टेंट फोकस करना है नॉट करेक्ट पे, ये आपको इंपॉर्टेंटली फोकस करके चलना है कि यहाँ पर पूछा गया है नॉट करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ोगे इट इज़ अ होलिस्टिक सिस्टम, डायरेक्टली सही है। दूसरे की हम बात करेंगे सोवा रिक्पा हैज़ बीन प्रैक्टिस इन हिमालयन रीजन, ये भी डायरेक्टली सही है। फोर्थ स्टेटमेंट की बात करोगे सुश्रुत संहिता इज द मेजर सोर्स ऑफ आयुर्वेदा, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बनता है दैट इज योर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम चलते हैं अपना निष्ठा प्रोग्राम के बारे में। ये निष्ठा प्रोग्राम हालांकि पुराना करंट अफेयर है, मतलब इस साल से पिछले यानी कि 2023 से पहले जो ईयर था उस साल ये प्रोग्राम आपका न्यूज़ में बहुत आया था। तो जब आप इसकी बात करते हो तो ये वाला जो होता है आपका दैट इज टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो यहाँ पर आपका हो जाता है आंसर बी। फिर हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। जब आप यहाँ पे बात करोगे फोर्थ क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आता है दैट इज ब्रिक्स कंट्री और इनकी रैंकिंग हमें बतानी है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में जो मेन फोकस आपको करना था दैट इज ऑन द इंडिया। और जब आप इंडिया को देखते, देखिए आपसे पूछा क्या गया है असेंडिंग रैंकिंग, तो आपको सबसे लोएस्ट रैंक से आपको बढ़ते हुए क्रम में जाना है। तो अगर आप इंडिया की बात करोगे तो पिछले ही साल जो रैंकिंग निकली थी उसके हिसाब से ब्रिक्स देशों में हमारी जो रैंकिंग थी वो सबसे पीछे थी। तो आपके पास सिर्फ ये दो ऑप्शन बचते हैं, ए और बी ऑप्शन। जब आप इन दोनों ऑप्शंस को चेक करोगे तो आपको अब क्या देखना है, लास्ट के ऑप्शन को देखिए 3 और 1। तो यानी कि आपके ऑप्शन में या तो चाइना होना चाहिए या तो रशिया जिसकी सबसे ज़्यादा रैंकिंग है। अगर आपने पिछले साल करंट अफेयर पढ़ा होता तो आपको पता होगा कि रशिया की रैंकिंग सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बन जाता है दैट इज़ योर ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और जो अगला क्वेश्चन है ये आपका डायरेक्टली करंट अफेयर से आया था और इस करंट अफेयर को आपको करेक्ट, मतलब मेरे हिसाब से अगर आपने पढ़ा होता तो आप करेक्ट कर लेते कि TEPA जो पार्टनरशिप हुई है या EFTA, इसमें कौन सी कंट्री नहीं है। जब आप कंट्री नहीं है की बात करोगे तो आपने देखोगे यहाँ पे स्विट्जरलैंड बिल्कुल था, नॉर्वे था, आइसलैंड ये भी था, बस आपका कौन सी कंट्री नहीं थी, इंग्लैंड आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर टेरिटोरियल बाउंड्री विद बोथ रशिया एंड, इस रशिया और किसके साथ, यूक्रेन के साथ आपकी टेरिटरी शेयर करती है। तो क्योंकि रशिया आपका बहुत ज़्यादा न्यूज़ में ऑलरेडी चल रहा था तो आपको यहाँ पर इसमें इस क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा कोई सरप्राइज की बात नहीं कि ये क्वेश्चन एज एक्सपेक्टेड लाइंस पे था। तो जब आप इसको करोगे तो यहाँ पर आंसर आता है आपका दैट इज़ योर बेलारूस, क्योंकि बेलारूस ही इकलौती ऐसी कंट्री है जो यूक्रेन के साथ भी और साथ साथ रशिया के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। फिर नेक्स्ट हम जब बात करेंगे अपना अगले क्वेश्चन की, इन जून 2024, अच्छा आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये थोड़ा सा कैच है, जून 2024 की न्यूज़ नहीं है, ये जून 2023 की न्यूज़ है। जब मैं भी इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा जून वाले अपने जो करंट अफेयर हमने बनाए थे उसमें मेरे को ये न्यूज़ नहीं मिली, बट जब मैंने PIB में सर्च मारा तो ये जो न्यूज़ निकल के आई है दैट इज़ ऑफ जून 2023। तो चलो वो आप हमारे एग्जाम का पार्ट नहीं है, बट यहाँ पर इंडियन रेलवे ने नेट कार्बन एमिशन का टारगेट क्या लिया है तो वो आपको ध्यान रखना है दैट इज़ योर 2030। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिर हम बात करेंगे PM जनमान स्कीम की। जब जनमान स्कीम की बात होती है तो बहुत सिंपल शब्दों में हमने पढ़ा है कि ये ट्राइबल से रिलेटेड है। तो अगर आप इसमें बस एक शब्द पे फोकस कर लेते हैं दैट इज़ ट्राइबल, और आप देखेंगे आपका जो ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है ट्राइबल। तो अगर आप इस ऑप्शन को देख लेते और थोड़ा सा पढ़ लेते तो आप आंसर लगा के सीधा सीधा आगे बढ़ सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम।
अगला क्वेश्चन हमारा जो है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पर आपको देखना है कि इतने सारे स्टेटमेंट थे, आप इसमें देखना आपका आंसर सी होगा, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट जो है वो नॉट करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। इसरो, जब आप इसरो की स्टडीज़ की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखना है कि ये घेपांग घाट ग्लेशियर लेक ये कौन से एरिया में पाई जाती है। जब आप इसके बारे में बात करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर इसरो ने बहुत सारी लेक्स के बारे में डेटा को निकाला था, तो वहीं से क्वेश्चन को लिया गया है और इसका जो आंसर होता है दैट इज योर हिमाचल प्रदेश। फिर हम बात करते हैं ब्रू और रियांग एग्रीमेंट। अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि मणिपुर वायलेंस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो डायरेक्टली आपको ये तो एक्सपेक्टेड था ही कि एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा नॉर्थ ईस्ट से, बट उन्होंने मणिपुर ना पूछ के वो चले गए उसके पुराने मुद्दे में, जिसमें हम बात कर रहे हैं ब्रू और रियांग, ये एक ही ट्राइब का नाम है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो आंसर है वो है त्रिपुरा। ये जो आपका एग्रीमेंट हुआ था ये किसके साथ हुआ था, ये त्रिपुरा के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं अपने, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यस बेस्ट फिल्म। तो ये तो किसको नहीं पता होगा, बेस्ट पिक्चर कैटेगरी किस वाले में, 96 अकेडमी अवार्ड में, और एज ऑलवेज ओपनहाइमर, ये सब ने पढ़ा हुआ था, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। ये क्वेश्चन भी आपका एक्सपेक्टेड था। तो आप देखते चलेंगे कि जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं तो कुछ क्वेश्चंस तो आपको ऐसे दिख रहे हो कि आपके बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस, ये कहाँ से आ गए, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आने वाले थे और उनको बिल्कुल आप आसानी से कवर कर सकते थे। तो ये एग्ज़ाम ऐसा था कि अगर आपने थोड़ी भी मेहनत करी होती ना, आप इस एग्ज़ाम को बहुत आराम से एस कर सकते थे। तो यहीं पर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा मैं बोलूँगा फैक्चुअल लाइन्स पे ज़्यादा था। ओके, तो इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड ओपीडी फॉर ट्रांसजेंडर वाज ओपन एट विच अमंग द फॉलोइंग हॉस्पिटल। तो ये था आपका आरएमएल हॉस्पिटल। फिर यहाँ पे जब आप जाओगे आईएनएस तरमुगली के बारे में, तो यहाँ पर भी आपको देखो बाकी जो 3 स्टेटमेंट दी गई हैं वो बिल्कुल सही दी गई हैं, बस एक स्टेटमेंट में यहाँ पे थोड़ा सा घुमाया गया है। तो ये आपका श्रीलंकन नेवल फोर्स यहाँ पर नहीं आएगा, ये श्रीलंकन नेवल फोर्स नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। तो आपका आंसर भी एज ऑलवेज सी हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे COP28 की। ये जो COP28 है इसमें नेट ज़ीरो बाय 2050 हमको कब तक लाना है, और इसमें हमने किस किस चीज़ के बारे में बात करी है। तो अब यहाँ पर एक आपको ध्यान रखना है कि जब COP28 की बात हुई थी तो आपने सुना होगा कि हमको कोल को फेज आउट करना है। किसको? कोल को फेज आउट करना है। और कोल आपका क्या होता है? कोल आपका होता है फॉसिल फ्यूल। तो वो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका फॉसिल फ्यूल को फेज आउट करने की बात करी जा रही है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चल लेते हैं यहाँ पे, और जब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, हालांकि जब आप क्वेश्चंस के बीच में से हम देख रहे हैं तो आपको इतना तो समझ आ रहा होगा कि एग्ज़ाम इजी लाइंस पे था। मतलब मैं इसको ज़्यादा टफ नहीं बोलूँगा, मैं ये बोल सकता हूँ कि इजी टू मॉडरेट। अब जिस बच्चे ने तैयारी नहीं करी होगी उसके लिए थोड़ा हम ये मान सकते हैं, टफ कह सकते हैं, बट हाँ अगर कोई बच्चा साल भर से तैयारी कर रहा होगा तो उसके लिए तो ठीक था एग्ज़ाम। फिर बात आती है वॉस्ट्रो अकाउंट की। देखिए पिछले 2 साल से आपका वॉस्ट्रो और नॉस्ट्रो अकाउंट दोनों ही न्यूज़ में चल रहे थे, तो ये तो आपको पता होना चाहिए था। तो इसमें ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जब आप इंश्योरेंस डेंसिटी की बात करते हो तो यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो इंश्योरेंस बेचा जाता है वो आपका लाइफ इंश्योरेंस होता है, तो उसमें आपका सेविंग लिंक्ड डायरेक्टली देखने को मिलता है आपको। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये इंश्योरेंस में आपका जो ऑप्शन होगा दैट इज योर सी ऑप्शन। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा? सी ऑप्शन बन जाएगा। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है बट ये करने लायक क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन से थोड़ा घबरा गए ना तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी मतलब छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना आसान क्वेश्चन है ना, अगर आप करोगे तो डायरेक्टली हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, additional spending by the government is likely to have less impact on income than additional transfer of X in a household। ये क्या बोल रहा है कि अगर एडिशनल आप क्या कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रही है गवर्नमेंट, स्पेंड कर रही है, तो उसका लेस इम्पैक्ट होगा किससे? ट्रांसफर से। तो यहाँ पर डायरेक्टली ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम डायरेक्टली क्या करें, ट्रांसफ़र कर देते हैं किसी चीज़ को या फंड्स को ट्रांसफ़र करते हैं, तो एज ऑब्वियस उसका जो इम्पैक्ट होता है बच्चों वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ओके, और जब आप नेक्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो नेक्स्ट स्टेटमेंट की आपकी क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अच्छा ये स्टेटमेंट क्यों सही हो जाती है वो बता देता हूँ। अगर ये लाइन ना लिखी होती, इफ इट इज़ नॉट अ कंप्लेंट बाय एक्सपेंशन इन मनी सप्लाई, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो रही थी। अगर आप यहाँ से और यहाँ तक पढ़ोगे तो स्टेटमेंट गलत है,
साफ साफ गलत है। बट जैसे ही उन्होंने इस चीज़ को जोड़ दिया, इफ़, एक पॉसिबिलिटी लगा दी, एक कंडीशन लगा दी, बस यहीं पर आपका वो खेल गए आप लोगों के साथ। और अगर आप लोग इसे यहाँ पे नहीं पढ़ा होगा तो आपके साथ भी एक बहुत प्यारा खेल हो गया होगा। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी इंडेक्स। इसमें कौन सी चीज़ आपकी नहीं आती है, तो ये आपको देखना है। जब आप इसकी बात करोगे, इसमें ट्रांजिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल बिल्कुल आता है, ओके, इंक्रीज यूज ऑफ बायोफ्यूल बिल्कुल आता है, क्लाइमेट रेजिलिएंट बिल्कुल आता है, ये वाला नहीं आता, सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू ग्रीन बॉन्ड, तो इसका आंसर हो जाता है आपका, वो हो जाएगा आपका बी। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अगेन 5 ईयर प्लान बहुत सालों बाद आया है, बट आया तो है कम से कम, क्योंकि ये स्टैटिक है। और कभी भी एग्जाम में अगर स्टैटिक आएगा ना, तो चांसेस ज़्यादा ये होते हैं कि वो सही हो जाएगा इन कंपैरिजन टू गलत होने के चांसेस में। ओके, तो स्टैटिक कभी भी आए तो उससे घबराना नहीं है, स्टैटिक को पक्का कर लो, आपका एग्जाम निकल जाएगा। जब आप इसकी बात करोगे तो सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ आपका 12th 5 ईयर प्लान का आपका क्या था, डायरेक्टली था। अब ये क्वेश्चन ऐसा है जो आप चाह के भी गलत नहीं कर सकते, और अगर आप गलत करके आए हैं तो आपको अपनी तैयारी को रिविजिट करना जरूर चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एक ऐसी चीज़ है ना जो हर किसी ने पढ़ा होगा, चाहे वो प्रॉपर तैयारी कर रहा है या नहीं भी कर रहा है, फिर भी ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए। तो यहाँ पे बात हो रही है बैलेंस ऑफ पेमेंट की। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में इनमें से क्या नहीं होता, और बैलेंस ऑफ पेमेंट के भी किस अकाउंट की, कैपिटल। और जिसने भी थोड़ा बहुत भी इकोनॉमिक्स पढ़ा है उसे पता है कैपिटल अकाउंट सिर्फ 2 चीज़ों पे बेस्ड होता है, एक तरफ होता है असेट, एक तरफ होता है लाइबिलिटी। तो या तो ये बढ़े और ये घटे, तो अगर इन दोनों में से किसी भी केस में आपको कुछ भी देखने को मिल रहा है तो वो कैपिटल अकाउंट में होगा। तो यहाँ देखिए, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही बात है, एसेट की बात हो रही है। कमर्शियल बोरोविंग है तो क्या है, लाइबिलिटी है। एक्सटर्नल असिस्टेंट अगेन आपका असेट है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाता है, दैट इज इनविजिबल। ये किसका पार्ट होता है, ये आपके करंट अकाउंट का पार्ट होते हैं, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं, आत्मनिर्भर भारत स्कीम, और ये किस चीज़ के लिए है। तो आपको जब आप यहाँ पे स्टेटमेंट्स पढ़ोगे, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल डायरेक्ट सही है, ये स्टेटमेंट भी डायरेक्ट सही है, तो आंसर आपका हो जाता है सी। कुछ लोग इसमें बोल रहे हैं कि ये वाला स्टेटमेंट शायद गलत हो सकता है, बट मेरे को उसका लॉजिक समझ नहीं आया। इंसेंटिवाइजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सही तो बात है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन की तो बात है। आत्मनिर्भर में अगर डोमेस्टिक नहीं होगा तो क्या होगा फिर। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल क्लियर है, इसमें आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, जिसमें की बात हो रही है परफेक्ट कंपटीशन की। तो ये आपको ध्यान रखना है, और जब आप परफेक्ट कंपटीशन की बात यहाँ पर करोगे तो इसका जो आंसर होता है दैट इज़ योर डी, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीजेज एट द इक्विलिब्रियम आउटपुट। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी मेरे को लगता है कि बच्चों ने, जिन्होंने तैयारी की होगी, क्योंकि बच्चे CDS और CAPF के लिए कंबाइंड ही तैयारी करते हैं मेरे हिसाब से, तो CAPF में तो बहुत सालों से माइक्रो इकोनॉमिक्स आ ही रही थी, और CDS भी इक्का दुक्का क्वेश्चन पूछ ही रहा था। इस बार बस वो थोड़ा परफेक्ट कंपटीशन में डीप चले गए। ऑल्दो मैं आपको बता दूं 4 टाइप के आपके मार्केट होते हैं, और अगर हम कभी इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल्ड में इनको बता दूंगा। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर बात हो रही है सेंट्रल पूल की, जो टैक्स आपका डिवाइड होता है, यानी कि 14th फाइनेंस कमीशन ने जो टैक्स के डिवीजन की बात करी थी, लगभग 42% का टैक्स आपका जो डिवाइड होता है, उनमें से निम्नलिखित में से या इनमें से कौन सा टैक्स उसमें इंक्लूड नहीं होता। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जब आप यहाँ पे बात करेंगे, पर्सनल इनकम टैक्स बिल्कुल आता है जी, कॉर्पोरेट टैक्स बिल्कुल आता है, सरचार्ज बिल्कुल आता है, सिर्फ ये वाला टैक्स नहीं आता। तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अगले क्वेश्चन की, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इनमें से कौन सा डायमेंशन नहीं आता। अगेन नहीं आता, बार बार मैं बता रहा हूँ, ये नहीं पे फोकस कर रहे हैं। तो अगर आपने एग्जाम में नहीं पे फोकस नहीं किया ना, तो आपका एग्जाम बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका पहला होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, तीनों के तीनों डायरेक्टली आपके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के पार्ट हैं। जब आप बात करोगे उसके 13 पैरामीटर्स की, तो उनमें से ये तीनों आते हैं, और 3 उसके मेन डायमेंशंस होते हैं। 3 पैरामीटर्स में लगभग 12 से 13 उसके पैरामीटर्स भी हैं। तो मॉर्टेलिटी रेट आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका आंसर होना चाहिए। फिर अगेन ये वाला क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है ना जो आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए, इन्होंने क्या बोला, एक कमोडिटी है एक्स और दूसरी कमोडिटी है वाई। सिंपल, इन्होंने बोला है कि एक्स के प्राइस बढ़े हैं और वाई के प्राइस में इन्होंने कोई भी चेंज हमको नहीं बताया। तो अब यहाँ होना क्या चाहिए,
देखो हम जब भी पढ़ते हैं डिमांड एंड सप्लाई के बारे में तो हम इतना सिंपल सा लॉजिक मान के चलते हैं कि अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड घटेगी, तो यहाँ पर एक्स की डिमांड क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए। वेयर एज वाई की डिमांड में कुछ चेंज आएगा क्या, क्योंकि यहाँ पे प्राइस तो इसका चेंज नहीं हुआ ना, इक्वल है, तो वाई की डिमांड क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सेम रहनी चाहिए। ओके, तो यहीं पर हम देख लेते हैं, एक सेकेंड। ओके, यहीं पर अब आप देखिए इसमें से क्या क्या ऑप्शन हो सकता है। डिमांड फॉर गुड एक्स डिक्रीजेज, डिमांड फॉर गुड एक्स डिक्रीजेज, डिमांड फॉर गुड एक्स इंक्रीजेज, ये गलत, ये गलत, सिर्फ ये दो बचे। इन दोनों में से अब आपको क्या करना है, देखना है। अगेन डिमांड फॉर वाई डिक्रीजेज, क्यों भैया, क्यों डिक्रीज होगी, वाई के बारे में तो बात ही नहीं हुई, तो डिक्रीज होने का मतलब ही नहीं बनता। तो ए ऑप्शन आपका सही है। आप इस तरीके से अपने आप से वहाँ पे बात करते करते भी एग्जाम को सॉल्व कर सकते हो। और मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि उनमें स्किप करने का आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत थी नहीं, बट फिर भी अगर आपने करे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। बट आप ध्यान रखना कि जो मोस्टली क्वेश्चन थे वो आपके सॉल्वेबल थे, तो आपको सॉल्व करने चाहिए थे मेरे हिसाब से। नेक्स्ट आगे चलते हैं 26 क्वेश्चन। इफ द प्राइस इंडेक्स इंक्रीज फ्रॉम 100 इन 2021 टू 110। अगेन अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखने लायक क्वेश्चन है, अब समझ लीजिए किस तरीके से इसको हम समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बात करी है 2020, मुझे मतलब ईयर याद नहीं है बट हाँ डेटा याद है। 2020 में मान के चलिए 100 था, 2021 में 110 था, और फिर 2022 में 132 था। ओके, तो अब ये इन्फ्लेशन पूछ रहा है। अब जब भी आपने इन्फ्लेशन पढ़ा होगा तो उसके साथ आपको ध्यान रखना है कि बेस ईयर जरूर काउंट करते हो, क्योंकि इन्फ्लेशन हमेशा बेस ईयर से नापा जाता है। अब किस तरह का इन्फ्लेशन है, वो नॉमिनल है कि रियल है, तो वो भी तो नापना है। तो अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर किसी भी बेस ईयर की बात नहीं की है, बट क्योंकि अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा, क्योंकि आपका यूपीएससी ने ऑलरेडी इस तरह का सवाल ऑलरेडी पूछ रखा है पहले, CDS 1 2023 में भी पूछ रखा है। तो उन्होंने जो बेस ईयर लिया था वो उसका पिछले साल का लिया था, मतलब अगर आप 2022 का लोगे तो उसके लिए बेस ईयर ये होना चाहिए। ओके, और जब आप इन्फ्लेशन का निकालते हो तो आपका आंसर आना चाहिए, देखो फाइनल प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस। ओके ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 132 माइनस 110 अपॉन 110 इंटू 100। जब आप इसको काटोगे तो ये आएगा आपका लगभग 20%। क्लियर। बट इसका एक और आंसर भी आ सकता है, अगर आप सीधा सीधा क्या ले लो, 132 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100, तो इसका आंसर आएगा आपका 32%। तो ऐसी कंडीशन में आपका 32 आ रहा है, 20 आ रहा है, और अगर इन दोनों के बीच का निकालोगे तो 10 तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा। तो अब ये क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा दिक्कत वाला। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, तो ऐसे क्वेश्चंस में या तो आप क्या करिए, इसको स्किप कर दीजिए, ठीक है। बट अगर आपको लग रहा है कि आपको करना ही है तो मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि यहाँ पर अगर आप PYQ करके गए होंगे तो आप वो वाली अप्रोच से जाओगे तो आपका 20 आंसर आना चाहिए। अगर आप सीधा फाइनल में से इनिशियल निकाल रहे हो तो 32 आना चाहिए। और अगर दोनों में ही आप समझ नहीं आ पा रहे तो आप डी भी लगा सकते थे, कैन नॉट बी डिटरमाइन। और बाद में आके आप क्या कर सकते हो, यूपीएससी में जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो आप इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंटेशन में भेज सकते हो, और जब आप इसे रिप्रेजेंटेशन में भेजोगे तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस के ड्रॉप होने के। अब मुझे आइडिया नहीं है कि पिछले साल इसे क्यों नहीं ड्रॉप किया गया, या तो किसी ने रिप्रेजेंटेशन नहीं किया होगा, तो दैट्स वाई। अदरवाइज मेरे हिसाब से तो ये ड्रॉप होना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें इस वाले क्वेश्चन की, रंगराजन कमेटी ने किस किस चीज़ के बारे में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे किस किस चीज़ के बारे में बताया है, पॉवर्टी लाइन में इनकॉर्पोरेट किया है। तो जब आप यहाँ पे बात करोगे तो रंगराजन कमेटी के हिसाब से फूड कंपोनेंट है, फूड कंपोनेंट बिल्कुल है, ये भी है और ये भी है, तो आंसर आ जाता है आपका C। ओके, तो बस इसको आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको तीनों के तीनों आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर जब आप बात करोगे 28 की, अगेन 28 क्वेश्चन की बात करोगे तो यहाँ पर आ जाता है आपका ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड, ये आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं अगेन 29 की, ये वाली जो स्कीम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर स्कीम, ये किसके लिए होती है, ये आपका स्पोर्ट्स पर्सन के लिए होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनमें तो मैं ज़्यादा टाइम लगा भी नहीं रहा हूँ आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप बात करोगे यूनियन गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में सबसे ज़्यादा प्रपोर्शन किसका होता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है बच्चों। और अगर आपने बजट को पढ़ा होता है इस बार के, तो जब आप बजट को पढ़ोगे तो हर साल यही होता है मोस्टली
कि आपका जो पूरा एक्सपेंडिचर का पूल होता है उसमें एक लार्जर चंक आपका किसके लिए जाता है, आपका इंटरेस्ट में जाता है। ओके, तो यहाँ पे आंसर हो जाता है इंटरेस्ट पेमेंट। तो ये आपको ध्यान रखना था। अगेन आगे चलते हैं हम यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो यहाँ पर बात करी जा रही है किस किस ग्लेशियर की जो पोजीशन है वो बिल्कुल सही लगाई गई है। तो सबसे पहले तो आपको इसको कैसे करना था, सियाचिन, नुब्रा वैली, बिल्कुल सही है। तो दोनों ऑप्शन, आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं अब यहाँ पर। ओके, और इन दो ऑप्शंस में से आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से, मतलब सियाचिन तो ऑब्वियसली बात है आपको यहाँ पर देखने को मिल गया, तो सियाचिन तो सही होगा, तो ये ऑप्शन या तो ये ऑप्शन। अब आपको देखना है चुंगपुर, क्या ये कुमाऊं रीजन में है कि नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये कुमाऊं रीजन में तो बिल्कुल नहीं है, और अगर ये कुमाऊं रीजन में नहीं है तो आंसर हो जाता है आपका ए। आगे बढ़ चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है रिवर्स के बारे में। अब यहाँ पर आप देखिए, बराक रिवर द हेड स्ट्रीम ऑफ द मेघना राइजेज इन द हिल्स ऑफ मेघालय। अभी बताऊंगा क्या गलत है क्या सही है। द गग्गर रिवर डज नॉट ड्रेन आउट टू द सी एंड गेट लॉस्ट इन द राजस्थान डेजर्ट। तीसरा, पुत्तीमारी एंड मानस आर द इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा। अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शंस है। तो यहाँ पर आ रहा है पहला 1 ओनली, 2 ओनली, 1 एंड 2 एंड 2 एंड 3। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, आपका पहला स्टेटमेंट तो बच्चों गलत है। तो जब पहला स्टेटमेंट काटोगे ये गया, बचा गया 2 एंड 2 एंड 3। तो यानी कि आपका 2 तो बिल्कुल सही हो गया। अगर 2 सही हो गया तो 3 को देख लेते हैं, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 3 भी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। तो आपका स्टेटमेंट ऑप्शन हो जाता है आंसर डी। ओके, यहाँ पर जब आप बात करोगे, अब देखिए इस क्वेश्चन के बहुत सारे स्टेटमेंट्स को ऑलरेडी यूपीएससी सीडीएस में बहुत बार पूछा जा चुका है। आप 2021-22 के क्वेश्चंस को उठा के देखिए, आपको सिंगापुर के बारे में उसमें देखने को मिल जाएगा। क्या सिंगापुर एक पोर्ट ऑफ कॉल है कि नहीं है, बिल्कुल है। एंट्री पोर्ट भी है, कन्वर पोर्ट, नेवल पोर्ट बिल्कुल है, डोवर पोर्ट क्या है, आउटपोर्ट का एग्जाम्पल है। एक सेकेंड, इसमें नहीं, इसमें एक स्टेटमेंट गलत है और वो आपको ध्यान रखना है, वो है आपका, इसका आंसर होगा आपका डी, यानी कि 1 एंड 2। तो ये वाला जो डोवर पोर्ट है वो आपका आउटपोर्ट नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर है डी। ओके, अगला आता है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। ये कहाँ डेवलप होते हैं, किन किन क्लाउड से मिलकर डेवलप होते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो जब आप क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स की बात करोगे तो ये बेसिकली मोस्टली बच्चों ने यही गलती करी है जो इस बालक ने करी है। इन्होंने सोचा क्यूमुलस और निम्बस बन गया क्यूमुलोनिम्बस। नहीं, ऐसा नहीं होता। अब बताते हैं आपको क्या होता है यहाँ पे। क्यूमुलस कंजेस्टस क्लाउड, ये है आपका सही ऑप्शन। ओके, फिर आता है रामसर वेटलैंड साइट। देखो रामसर वेटलैंड साइट का तो मोस्टली लोगों को पता था कि आएगा क्वेश्चन, क्योंकि हालांकि बीच में बहुत सारी रामसर वेटलैंड साइट्स को आपका क्या किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है, उनको रामसर का मतलब रामसर वेटलैंड में इंक्लूड किया गया है। अभी लगभग टोटल आपकी बढ़ चुकी हैं, 80 से भी अबव जा चुकी हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आना तो एक्सपेक्टेड था, बट देखिए क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे करी गई है। क्वेश्चन की फ्रेमिंग ये करी गई है कि आपको ये बताना है कौन सा वेटलैंड आपका कहाँ है, यूनियन टेरिटरी में नहीं है, नॉट इंक्लूडेड। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जब आप बात करोगे किसकी, ओकेरू की, तो ये कहाँ पड़ता है, सोमरी, वुल्लर, ये तीनों के तीनों आपके लगभग जीएनके के आसपास वाले इलाके में पड़ते हैं। तो ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि ये आपका कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। बस इतना ध्यान रखना था आपको। जैसे ही आप तमिलनाडु को पकड़ लेते आपका काम हो गया था। तो 35 क्वेश्चन तो हमारा बहुत इजीली हो गया। फिर आता है इराटोथेनीस, ग्रीक फिलोसोफर मेजर्ड द अर्थ सर्कमफेरेंस, यानी कि इन्होंने अर्थ की सर्कमफेरेंस को पहली बार नापा था यूजिंग दी सन रेज। और ये किसके मतलब किसकी मदद से या कौन सी सिटीज से नापा था इन्होंने, अलेक्जेंड्रिया और साइनी। ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे विच काइंड ऑफ मास वेस्टिंग, ओके, यहाँ पे किस टाइप के मास वेस्टिंग प्रोजेक्ट्स आपकी किससे एसोसिएट होती है, क्रीप से। तो क्रीप से होती है स्लो स्पीड विद सॉइल। बस इतना आपको ध्यान रखना है। जिन क्वेश्चन में डिस्कशन की जरूरत है उन क्वेश्चन को मैं कर रहा था। इवन ये क्वेश्चन का तो बड़ा स्ट्रेंज स्टोरी है। मतलब हम अपनी जो क्लासेस होती हैं ऑफलाइन क्लासेस, वहाँ पर मैं 3-4 दिन पहले यही टॉपिक पढ़ा रहा था, और इवन जो बच्चे थे उन्होंने मेरे को आकर बोला भी सर कि
जब हमने ये क्वेश्चन देखा हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम 2-3 दिन पहले ही पढ़ के गए थे। तो अगर आपको भी ऐसी फीलिंग चाहिए कि आप जो 2-3 दिन पहले पढ़ के गए और एग्ज़ाम में डायरेक्टली वो आ गया, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, अपडेटेड कंटेंट मिलेगा और हर एक वीडियो का लिंक मिलेगा। तो यहाँ पर जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हो तो इसका आंसर आता है ए। ओके, फिर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं 39। अगेन ओशन करंट्स की यहाँ पे बात हो रही है। जब आप ओशन करंट की बात करते हो, ये डोमिनेटेड होते हैं क्या, गाइड से, बिल्कुल सही बात है। इक्वेटोरियल करंट मूव कोल्ड वाटर वेस्टवर्ड, ये थोड़ा दिक्कत वाली बात है। इक्वेटोरियल करंट कोल्ड वाटर को क्यों करेगा, यहाँ पे होता है बच्चों वार्म वाटर। ओके, तो ये वार्म वाटर को करता है, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया। तो इस हिसाब से आपका स्टेटमेंट बन जाता है या आंसर बन जाता है, दैट इज योर सी। ओके, फिर यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीटेड है पिछले साल के पेपरों से। तो यहाँ पर इसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी। नॉट अमंग द टॉप 3। ओके, तो नॉट अमंग द टॉप 3 में तो भैया महाराष्ट्र नहीं था, बस खत्म, क्योंकि ये तीनों ही टॉप 3 आपका बनाते हैं। बस जैसे ही आप ये वाला कर देते आपका क्वेश्चन सही हो गया था। अगेन प्रेशर ग्रेडियंट, स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट, क्लोजली स्पेस्ड आइसोबार, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं करने को, मतलब इतना ज़्यादा आपको सोचना भी नहीं था। जैसे मैंने टिक लगाया, आपको भी टिक लगाना था, आगे बढ़ जाना था। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन आपका बेसिकली बात कर रहा है किससे, इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग का एग्जाम्पल नहीं है, तो ये कौन है, सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ। भैया ये केमिकल वेदरिंग का एग्जाम्पल आपका नहीं पड़ता। अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्क वोल्केनो इज और आर करेक्ट। तो जब आप आर्क वोल्केनो की बात करोगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल ज़्यादा है। आर्क वोल्केनो आर फाउंड नियर डाइवर्जेंट, नहीं भैया, ये कहाँ पे पाए जाते हैं आपके, कन्वर्जेंट पे। दूसरा, ये फिर सीधा तीसरा स्टेटमेंट आपको पढ़ाता हूँ, सम ऑफ द हाईएस्ट वोल्केनो ऑन अर्थ आर ऑफ आर्क टाइप। आर्क टाइप मतलब आप खुद समझिए, आर्क टाइप के कहाँ बनेंगे, सबसे जो बड़े बड़े और हाईएस्ट होते हैं दैट इज योर स्ट्रेटो। जिसने भी ज्योग्राफी का बेसिक पढ़ा होगा उसको ये पता होगा कि स्ट्रेटो वाले जो वॉल्केनोज होते हैं वो होते हैं सबसे हाईएस्ट। तो बस आपको ये दोनों स्टेटमेंट को आपको क्या करना था, यहाँ पे काटना था और आंसर आपका बी हो जाना था। फिर अगला एस वेव, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर बस सेकंड ऑप्शन टिक करो, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें एक्सप्लेनेशन की मुझे लगता नहीं कोई ज़रूरत है। और अगर आपको ज़रूरत है भी तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, फिर नेक्स्ट चलते हैं अपने 45th क्वेश्चन पे। गंगा बेसिन की बात यहाँ पर हो रही है। गंगा बेसिन की जब आप बात करोगे तो छत्तीसगढ़ बिल्कुल आता है, हिमाचल प्रदेश भी आता है और राजस्थान भी आता है। आंसर हो जाता है आपका डी। अगेन पेनिसुला रिवर जिसकी ट्रिब्यूटरी का नाम कबिनी है, अगेन ध्यान रखना है कबिनी और कावेरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाजरा प्रेडोमिनेटली ग्रोन इन द स्टेट्स लाइक राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात, वाइल रागी इज मेनली कल्टिवेटेड इन कर्नाटका। तो जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, और जो रीज़न है वो आपका एक्सप्लेन भी कर दे रहा है इसको। नेक्स्ट, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चों ने, जिनसे मैंने बात करी, उन्होंने बहुत बच्चों वाली मिस्टेक की है, बच्चों वाली। ये धौलागिरी, उन्होंने इसको समझ लिया धौलाधर। ओके, और जैसे ही आपने बच्चों वाली मिस्टेक करी आपका क्वेश्चन वहीं गलत हो गया। तो ध्यान रखना है, ये धौलागिरी की बात कर रहा है ना कि धौलाधर की, दोनों अलग है। धौलागिरी कहाँ है आपका, नेपाल में। ओके, धौलागिरी कहाँ है आपका, नेपाल में। और ये मकालू कहाँ है आपका, ये भी अगेन नेपाल में है। तो बस इन दोनों को हटा दो, तो यानी कि 1 नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए, 1 हटाया, 1 हटाया, 4 हटाया, 2 and 3 आंसर लगाया। बस अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, 50 क्वेश्चन तक लगभग हम पहुँच गए हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और आप जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर करो ताकि और भी बच्चों को यहाँ पे क्या मिल सके, फ़ायदा मिल सके। तो चलते हैं अपने 49th क्वेश्चन पे। जब हम 49th क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाता है सी। बस इतना आपको ध्यान रखना है। फिर आता है अंटार्कटिका के बारे में। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्यों सिंपल था, पढ़ने बैठोगे तो बच्चा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसमें। सिंपल आपको क्या करना था, आपको पता होना चाहिए अंटार्कटिका की जो हाईएस्ट पीक है। और मैं आपको एक दावे से कह सकता हूँ कि जितने भी बच्चों ने हमारे साथ प्रिपरेशन करी है या हमारे द्वारा जिनको पढ़ाया गया, उनमें से एक का भी ये क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। क्यों भैया, सारी की सारी हाईएस्ट पीक उनको बाय हार्ट लर्न है। अब देखिए यहाँ पे ये आ जाता है माउंट रॉस,
ये आपका अंटार्कटिका में नहीं होता, माउंट एल्ब्रस होता है। बस जैसे ही आपने इसको गलत करा 3 को एलिमिनेट कर दो, ये गया, ये गया, ये गया, ए बचा, खत्म। कोई टफ था क्वेश्चन? मतलब आपको 4 स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ एक स्टेटमेंट आप पढ़ो और क्वेश्चन खत्म करो। ओके, तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है बच्चों। अगर इस लेवल की प्रिपरेशन आपकी हो जाए तो सोचो कितना आसान हो जाएगा एग्जाम को निकालना। नेक्स्ट आता है 51 क्वेश्चन। अगेन यहाँ पर किसकी बात हो रही है? वेदांता फिलोसफी की बात हो रही है। तो शंकरा फाउंडर ऑफ अद्वैत वेदांता, बिल्कुल सही है। फिलोसफी ऑफ द्वैतवाद या द्वैता इलाबोरेटेड बाय माधव, बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों क्वेश्चन सही हैं, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है यहाँ पे आपका। फिर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चरखास, ये कब शुरू किया गया वाइड स्केल में? तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें मतलब मोस्टली तो 2 ऑप्शन के बीच में कन्फ्यूजन है, बट अगर मैं मार्क करता तो मैं ज़्यादा इसमें सी ऑप्शन की तरफ जाता, क्योंकि 1921 में ऑल्दो इसकी बात कहीं कहीं हमें जिक्र देखने को मिल रहा है, बट मेन उसका जो था फोकस वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे वो प्रोमिनेंस में आया था। ओके, तो बस इतना आपको ध्यान रखना है। अगेन द टर्म यूज फॉर सीरियर इन ऋग्वेदा, फिर ऋग्वेदा में कौन सी टर्म यूज़ करी गई है? तो देखो यवा तो आपको डायरेक्टली मिलती है, धान्य भी मिलती है, ऑल दो आपको कहीं कहीं गोधुमा भी मिलेगी, विरही भी मिलेगी। तो मतलब मुझे इस क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक अभी तक समझ नहीं आया कि क्यों यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, और मतलब स्टेटमेंट भी ऐसे डाले हैं जिनमें डायरेक्ट कन्फ्यूजन है। अब कोई बच्चा ये पढ़ के गया तो वो ए लगाएगा, कोई बच्चा बी पढ़ के गया है तो वो बी लगाएगा। मतलब चारों ही आपको कहीं ना कहीं अलग अलग किताबों में, अलग अलग टेक्स्ट में और अलग अलग हिस्टोरियंस के द्वारा अलग अलग चीज़ों को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। अभी तो ये तो ऑफिशियल आंसर की बताएगी, पर अगर मैं मोस्ट क्लोजेस्ट ऑप्शन अगर मैं बात करूँ जो कि यूपीएससी कहता भी है, तो मैं तो इसका बेटा बी बताऊंगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन बात कर रहा है आपका 18th सेंचुरी की। तो यहाँ देख लीजिए, राजा सवाई जयसिंह ऑफ अम्बेर प्रमोटेड विडो रीमैरिज। तो क्या उन्होंने विडो रीमैरिज के बारे में बात करी थी? क्या वो विडो रीमैरिज की बात नहीं करी थी? तो ये हमको देखना है। नेक्स्ट, मराठा जनरल परशुराम बाहू प्रमोटेड विडो रीमैरिज, राजा राम मोहन रॉय अपोज सती। ओके, तो ये तो देखो बेसिक स्टेटमेंट है, राजा राम मोहन रॉय अबॉलिशन ऑफ सती की ही तो बात कर रहे थे। तो 3 तो सही है। तो यानी कि नीचे के 3 ऑप्शन में से कुछ आपको देखना है। पहला वाला आपका गलत है, आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है सी। बस इसको आपको ध्यान रखना है। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा कि आप लोग किस तरीके से इस एग्ज़ाम को अप्रोच कर सकते थे। अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो रही है आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको हर एक स्टेप पे गाइड करेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पर अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्कीम ऑफ अष्टप्रधान 8 मिनिस्टर वार कंप्लीटेड एंड अनाउंस द टाइम ऑफ शिवाजी। फोकस करने वाली बात यह है, शिवाजी इंट्रोड्यूस मराठी इन प्लेस ऑफ पर्शियन। जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही मिलेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 56 मीजोलिथिक साइट्स के बारे में बात कर रहा है। ओके, तो कौन कौन सा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है? द पेंटिंग एनग्रेव डू नॉट एग्जिस्ट इन द सेम शेल्टर इन द रॉक इन ओडिशा। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। ओके, जब ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत होता है तो आप देखो किस पे, सी वाले को एलिमिनेट कर पाते हो आप। ओके, फिर हम बाकी ऑप्शंस को देखते हैं। बाकी जो ऑप्शंस है आपके उसमें क्या क्या एलिमिनेट कर पाएंगे हम। तो अगर हम पहले वाले की बात करें, अलेक्जेंडर बर्न्स ने क्या इस चीज़ के बारे में बात करी थी कि नहीं करी थी? तो आप देखोगे यहाँ पे ये वाला ऑप्शन इसका सही है, पहला वाला ऑप्शन स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, तो आंसर बी होना चाहिए इसका। ओके, यहाँ पर जब आप बात करोगे किसका, किंजलकिनी के बारे में, तो जब आप किंजलकिनी के बारे में बात करोगे तो इसका जो आंसर आता है दैट इज ऑफ योर लोटस फ्लावर्स। थाउजेंड्स ऑफ लोटस फ्लावर को बोला जाता था किंजलकिनी। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक नाम भी होता है ना किंजल, आई थिंक उसका भी मतलब लोटस ही होता है, तो आप वहाँ से रिफर कर सकते हो। बट एग्ज़ाम में अगेन इतना सारा कौन ध्यान रखेगा, किसके दिमाग में इतनी सारी बातें आएंगी, बस यही सब चीज़ें तो आपको सीखनी है बच्चों। अगेन अगला क्वेश्चन है आपका किसके बारे में, लायन कैपिटल एट सारनाथ के बारे में। तो जब आप लायन कैपिटल एट सारनाथ की बात करोगे तो अगेन द शाफ्ट, यहाँ पे देखिए द शाफ्ट और द यष्टि और टॉल टेम्परिंग कॉलम, ठीक है,
एन इलेप्टिकल टॉप पार्ट द अबैकस डिवॉइड ऑफ एनी कार्विंग, ठीक है। ओवरफ्लोइंग इन्वर्टेड पेटल्स बिलो द अबैकस, ये भी ठीक है, तीनों सही है, आंसर होगा डी। ओके, फिर हम इंडियन इंडिपेंडेंस की बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्या क्या चीज़ें हैं आपकी। लखनऊ पैक्ट, रिटर्न ऑफ सुभाष चंद्र बोस, क्रिप्स मिशन, नेवल म्यूटिनी। देखो ये तो आप वैसे भी लॉजिक लगा सकते थे, आंसर हो जाएगा आपका सी, 1 2 3 4। नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि अहोम, अब देखिए इसके पीछे की लॉजिक बताता हूँ क्यों आया। अभी बीच में अहोम जनरल लचित बोरफुकन न्यूज़ में थे, तो एक तो वो कारण हो गया यहाँ पे। फिर अहोम किंगडम ऑलरेडी न्यूज़ में ही चल रहा है बहुत टाइम से, तो ये दो कारण थे जिस वजह से ये अहोम आपका क्या है, न्यूज़ में आए। और ये सब चीज़ें ना, अगर कोई भी करंट अफेयर पढ़ा रहा होगा तो उन्होंने ये क्लियर करा होगा। इवन हमने भी अपने जो ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया है वहाँ पर ये क्लियर करा था और बच्चों ने बिल्कुल सही भी किया है। इसका आंसर है आपका अहोम्स, और इसमें कोई भी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं थी। मतलब इवन हमारे बच्चे बोल रहे थे कि सर ये क्वेश्चन तो ईजी कैटेगरी का है, बिल्कुल ईजी, हल्का क्वेश्चन एकदम। ओके, नेक्स्ट, एंशिएंट हिंदू मेटल इमेज इन इंडिया, चोला पीरियड वर वेल नोन फॉर द एस्थेटिक एंड टेक्निकल फिनेस एंड आपका क्या है, मेटल स्कल्पचर, ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, द iconography and the style of chola metal image were similar to those of their stone counterpart। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बेसिक स्टेटमेंट्स है, बस पढ़ने थोड़ा सा आपको वैसे ऑल दो। हाँ, इसको मैं बता दूं, अगर आपने नहीं पढ़ा है ना तो इस तरह के क्वेश्चंस को बच्चों स्किप करना चाहिए। मैं इसको स्किप की कैटेगरी में मार्क करूँगा। इवन जो आपका इससे पिछले वाला क्वेश्चन था, आई थिंक ये वाला शाफ्ट वाला, अगर नहीं पता स्किप करो, ओके, कोई दिक्कत नहीं। आपके अगर 120 क्वेश्चन हैं तो आपको अगर सिर्फ कितने मार्क्स चाहिए, 40 to 45 अगर मार्क्स चाहिए आपको, ये भी मैं उनके बता रहा हूँ जो बहुत अच्छी खासी प्रिपरेशन करते हैं ना, 40 to 45 सिर्फ उनके आते हैं बच्चों। तो अगर आपको 40 to 45 लाने भी हैं तो आपको बस ये करना है कि आपको स्किप करना सीखना है, और वो हम आपको सिखा देंगे। तो हमारे से पढ़ोगे तो सीख जाओगे। ओके, अगला भैया, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में आपका क्या बोला गया था स्टेट्स के लिए, तो हमको बताया गया था यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके, अंतरीय क्या है, एक तरह का गारमेंट हुआ करता था जो मौर्यन एम्पायर के टाइम पे हम पहनते थे। अब ये क्या होता है, देखिए ये एक तरीके का ऐसा क्लॉथ होता था जो हम क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर इसे कमर मान ले तो कमर के अराउंड पे इसको रैप करके और फिर यहाँ पर इस तरीके से, मतलब धोती की तरह, मॉडर्न डे धोती की तरह होता था। तो अनस्टिच लेंथ ऑफ क्लॉथ ड्रैप्ड अराउंड द बॉडी, बस इतना आपको ध्यान रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्पाला डायनेस्टी ऑफ कश्मीर, इसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। जब आप उत्पाला डायनेस्टी ऑफ कश्मीर की बात करोगे तो यहाँ पर इसमें दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि देखो टाइम की भी कमी है और आई नो आप लोग भी बस आंसर समझने आए हो, बट फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर ही दे रहा हूँ। अगेन 65 क्वेश्चन, ये भी देखो बहुत ये बेसिक क्वेश्चन है, इसको गलत अगर किसी ने किया है तो थोड़ा सा बेटा मतलब रिविजिट कर लेना एक बार स्ट्रेटेजी को अपनी, कोई दिक्कत नहीं। अगर गलत भी होता है तो आपके पास कोई भी टाइम है, CDS 1 2025 जस्ट 6 महीने दूर है आपसे, उसके लिए तैयार करो, उसमें अच्छा करो और निकल जाओ। ओके, क्योंकि हमारे फेलियर्स हमें डिफाइन कभी नहीं कर सकते, सिर्फ हमारी एक सक्सेस हमें डिफाइन करेगी। तो आपको बस एक सक्सेस चाहिए, बाकी फेलियर आपके 10 आए कोई दिक्कत नहीं, फेलियर्स को कभी अपने आप को डिफाइन करने मत देना। ओके, तो अगेन आता है फर्स्ट समार्थी, क्या ये चीफ कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू, बिल्कुल सही बात है। अक्षय पतला रिकॉर्ड कीपर थे ये बिल्कुल, और शमनी धत्री ये भी ट्रेजरर थे, तो इससे आप लगा सकते हैं। तो 1 3 4 आंसर आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया, इससे इजी क्वेश्चन पूरे के पूरे पेपर में मुझे कोई नहीं दिखा। मतलब ये तो अगर कोई 10th और 10th तो नहीं 12th क्लास में बच्चा पढ़ रहा होगा ना, वो भी सही कर देगा, क्योंकि 12th क्लास की NCERT आई थिंक थीम 3rd से डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट। उसमें एक पैराग्राफ है जिसमें लॉर्ड डलहौजी का पूरा एक स्टेटमेंट लिखा है कि अवध विल बी अ चेरी। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा अवध, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात आपके सामने नहीं होनी चाहिए थी। अगेन सेंसस के बारे में बात करी गई है। द फर्स्ट ऑल इंडिया सेंसस वाज अटेम्प्टेड इन 1872। फ्रॉम 1881 द डेसिनियल सेंसस बिकम अ रेगुलर फीचर। दोनों स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे सही है, तो आंसर आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। अगेन
यहाँ पर अच्छा इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा क्या है देखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर कितना प्यारा आप लोगों के साथ मजाक कर रहे थे ये, इंडिया वाज ग्रांटेड डोमिनेंट स्टेटस इन 1932, मतलब सीरियसली ये तो बच्चा भी बता देगा भैया डोमिनेंट स्टेटस में कब मिला। ऐसे तो हमने कभी डिमांड शुरू में कर रहे थे, बाद में हमने डोमिनेंट स्टेटस बोला कि भैया हमको चाहिए ही नहीं, तो फिर कहाँ से डोमिनेंट स्टेटस मिल गया हमको 1932 में, तो ये स्टेटमेंट गलत है। देख लेते हैं क्या इस स्टेटमेंट के गलत होने की वजह से हमारा कोई क्वेश्चन बनता है क्या। 2 को एलिमिनेट करो तो आपका ए गया और डी गया, बचा 4 सही है हमारा। 1 देख लेते हैं, जब हम एक सेकेंड 1 को चेक करेंगे तो ड्यूरिंग द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन इन 1931 ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द बेसिक नेशनलिस्ट डिमांड फॉर फ्रीडम। क्या ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था ये हमको देखना है। तो जब हम इसको चेक करते हैं तो आंसर आना चाहिए हमारा सी। बिल्कुल उन्होंने क्या कर दिया था, सामने से रिजेक्ट कर दी थी डिमांड को। ओके अगेन नेक्स्ट आता है आपका कैबिनेट मिशन के बारे में। आप लोग जरा इसका स्टेटमेंट देखो क्या कहना चाह रहा है ये। इट वाज सेंट इन इंडिया इन 1946 टू रीनेगोशिएट द ट्रांसफर ऑफ पावर विद इन द इंडियन लीडर। तो ये आपको ध्यान रखना है। इट प्रपोज 2-tier फेडरल प्लान while conceding the largest measure of regional autonomy. This was to be federation of provinces, state alongside the federal center. The individual provinces were allowed to form regional unions to which they could surrender some of their powers by mutual agreement. क्या इनमें से नहीं था कैबिनेट मिशन का, तो ये आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट नहीं था। तो आपका चेक कर लेते हैं स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर आप देखोगे सारे के सारे आपके ओके सारे के सारे आपके किस में थे, कैबिनेट मिशन का पार्ट थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगेन नेक्स्ट आता है गजपति। क्या ये उड़ीसा में हुआ करता था? जी बिल्कुल। अश्वपति दक्कन में होता था कि नरपति, और ये कहाँ पर हुआ करता था? तो ये आपको देख के बताना है। तो सोचिए जरा इसमें क्या होता है आपका, आपके तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे बिल्कुल और बिल्कुल सही है। ओके तो बस आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा अगला क्वेश्चन है 71। इसको लेके थोड़ा सा कन्फ्यूजन अभी भी हवाओं में चल रहा है, बट फिर भी देख लेते हैं। मतलब अगर इस क्वेश्चन को करना होता तो पहले को 3 से मिलाओ और दूसरे को 1 से मिलाओ, तो उसके हिसाब से क्या क्वेश्चन बन रहा है कि ए का 3 और बी का 1। देखो इस बच्चे ने भी अगेन वही लॉजिक लगाया, ए का 3 बी का 1 और आंसर बी। ओके नेक्स्ट 72 क्वेश्चन। आई नो मतलब थोड़ा स्पीड में हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे तो इसके दोनों के दोनों आंसर सही हैं, बोथ आपका इसका आंसर होता। तो जो क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने का कुछ नहीं उसको मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूँ। फिर आता है 73। ये क्वेश्चन में आपके साथ बच्चों बहुत ही प्यारा मजाक कर दिया इन्होंने। क्या मजाक किया? नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटाट, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। यहाँ रूलर नहीं है बच्चों। अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाके देखोगे तो यहाँ पर क्या है आपका अर्बन। ओके तो अर्बन प्लानिंग है ना कि रूरल प्लानिंग है। ओके तो बस ध्यान रखना है आपको। फिर लीगल सिस्टम की बात कर रही है। अगेन इसको मैं सीधा सीधा बता दूँ, ये स्किप की कैटेगरी में आता है डायरेक्टली। मैं भी पढ़ता मैं स्किप कर देता, क्योंकि इतना बड़ा पढ़ूँ उसके बाद निकालूँ। ऑल्दो अब तो मुझे पता है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ योर बी। ओके तो बी इसका आंसर होना, ओ सॉरी ए। 1 2 3 4 इसका आंसर है आपका ए। ओके अगेन वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, तो मतलब इतना न्यूज़ में चल रहा था कि आने के चांसेस तो 100% थे और आ भी गया। तो इसका आंसर आपका होता है ए, इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम 76 क्वेश्चन पे, और यहाँ पे बात करी गई है इनमें से किसको अभी तक आपका क्या नहीं मिला, नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। तो किसको नहीं मिला? आपका यूनेस्को को नहीं मिला। तो आंसर हो जाता है आपका सी। नेक्स्ट 77 क्वेश्चन। जब हम यहाँ बात करेंगे भैया किसको एग्जाम्प्ट किया गया है आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में, तो जब आप इसको देखोगे तो यहाँ पे हो जाता है आपका आंसर सी। 6th शेड्यूल को आपका क्या करा गया है, एग्जाम्प्ट किया गया है किसमें, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में। अगेन 78th क्वेश्चन। जब आप इसकी बात करोगे कि जस्ट सोसाइटी बनाई किसने, और जस्ट सोसाइटी का मतलब होता है ऐसी सोसाइटी जहाँ पे सभी लोगों को इक्वल राइट्स हो, तो इसके बारे में आपकी बात करी थी भीमराव रामजी अंबेडकर। तो बी आर अम्बेडकर, द फादर ऑफ योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 79th क्वेश्चन। जब आप इसको पढ़ोगे क्रिमिनल लॉ डायरेक्टली स्टेट लिस्ट में बिल्कुल है, सी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर क्या कंकरेंट लिस्ट में बिल्कुल है, तो आंसर हो गया सी।
ओके नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते थे, देखो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं, ताशकंद लगाओ और इंडस वाटर ट्रीटी लगाओ। तो आपको पता है कि जो ताशकंद ट्रीटी है या ताशकंद डिक्लेरेशन है वो इंडस वाटर ट्रीटी के बाद हुआ है। तो सबसे पहले तो आपका क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए और उसके बाद आपका 1 आना चाहिए। तो 2 के बाद 1 एक ही स्टेटमेंट में है और वही स्टेटमेंट लगाओ और आगे बढ़ जाते हैं हम। बस इस तरीके से आप फटाफट सॉल्व कर सकते हो उनके। अगेन संघाई कॉपरेशन के बारे में ऑफिशियल लैंग्वेज ये पहले भी आ चुका है, ये PYQ है ये स्टेटमेंट कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है SCO की, तो ये पता है। ऑब्जर्वर स्टेटस है इसके पास बिल्कुल, और SCO में 13 मेंबर है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा C1 and 2 FATF। मतलब अगेन सेकंड नंबर में सबसे इजी क्वेश्चन अगर मैं बोलूँगा तो उसे ये बोलूँगा। FATF इतना इजी है ना कि 10 बार आ चुका है। तो यहाँ पर आप देखोगे ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉच डॉग है ये। अगेन नेक्स्ट 83 की बात हम कर लेते हैं, एडमिशन। यहाँ पर जब आप बात करोगे तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो मेरे हिसाब से 2 and 3 होना चाहिए, क्योंकि देखो 2/3 मेजोरिटी की ज़रूरत तभी पड़ेगी जब आप कोई स्पेशल चेंजेस करोगे। अदरवाइज एडिशन ऑफ न्यू मेंबर टू UN क्यों, 2/3 मेजोरिटी की क्या ज़रूरत है, नॉर्मल कंसेंसस से काम चल जाएगा, मतलब नॉर्मल मेजोरिटी से काम चल जाएगा उसमें। सिर्फ मेंबर को ऐड ही तो करना है, उनको कोई हम बड़ा पद थोड़ी ना दे रहे हैं। तो लॉजिक है, अपने अपने लॉजिक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इन लॉजिक के भरोसे आपको एग्ज़ाम निकालना होता है। ओके, भारत पर्व की जब आप बात करोगे तो ये इसका आंसर होगा 1 and 3। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो जो बहुत सिंपल है उनको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। 85th क्वेश्चन का आंसर होगा A। अगेन 86th क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को अगेन मैं बोलूँगा छोड़ देना बच्चों, ये स्किप की कैटेगरी का है मेरे हिसाब से। अगर आप कर रहे हो तो कुडोज टू यू, और आपका सही हुआ है तो और भी कॉन्ग्रेचुलेशन, नहीं तो अदरवाइज मेरे हिसाब से तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल ही बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। ओके, तो जब आप इसको देखोगे यहाँ पे जस्ट तो ये होता है आपका ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अगेन IT एक्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, द एक्ट प्रोवाइड फॉर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज लीगली वैलिड बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। आपका यहाँ क्या बात कर रही है, पावर टू मेक रूल्स विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। तो जब आप इसको देखोगे तो यहाँ पे दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपको बिल्कुल सही मिलेंगी, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा C। ओके, अगला आता है CET के बारे में, मतलब NRA के बारे में। तो ये क्या, इसके 4 स्टेटमेंट है। इट इज़ अ बॉडी टू कंडक्ट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट फॉर वैकेंसीज ऑफ ग्रुप B, ग्रुप C ऑफ द गवर्नमेंट। फिर आता है एम्प्लॉयमेंट इन प्राइवेट सेक्टर इज फैसिलिटेटेड इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट। It was set up in 2014. It has been accorded the constitutional status in 2021. ये स्टेटमेंट इसका क्या है, करेक्ट है। बाकी लगभग लगभग आपके यहाँ पे गलत है। R&D विंग, ध्यान रखना, ये जो रिसर्च एंड डिज़ाइन विंग था ये न्यूज़ में था बच्चों। ये प्योर करंट अफेयर का क्वेश्चन है, करंट अफेयर में आया था ये क्वेश्चन, क्योंकि R&D विंग इसने क्या करा था, अपना एक्सपेंशन किया था, इंडियन रेलवेज ने इसको बहुत बड़ा ग्रांट दिया था, तो इसलिए ये आपका न्यूज़ में था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाता है आपका इंडियन रेलवे। अब यहाँ पे देखिए, मैच द फॉलोइंग, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। मीरा कुमारी 15th लोकसभा, सुमित्रा महाजन 16th लोकसभा, आंसर लगा दो बस, इतने से काम बन जाएगा आपका। तो C का 4 और D का 3 चेक करते हैं, C का 4 और D का 3 खत्म। X-rays, inspect welded joints between two metal parts of machine, study structure of crystal। तो जब आप बात करोगे दोनों के दोनों में ये यूज़ होता है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगेन हीट ट्रांसफर, एग्जांपल ऑफ कन्वेक्शन। देखो जब आप कन्वेक्शन की बात करोगे, कन्वेक्शन का मतलब होता है नीचे से बॉयल होते हुए किसी भी चीज़ का ऊपर की तरफ को चलते जाना, तो इस तरीके से आपका बनेगा ये कन्वेक्शन सेल। तो यहाँ पर आ जाता है बॉइलिंग वाटर इन पॉट। ओके, मतलब आप जैसे ही यहाँ पर क्या आते हो ना, साइंस वाले सेक्शन में आते हो ना, तो साइंस वाला सेक्शन तो मुझे ऐसा लगता है इस पेपर का ना सबसे ईजीएस्ट सेक्शन था, क्योंकि इस पेपर में और कोई सेक्शन ऐसा था ही नहीं जो आप जिसमें मतलब आपको आधे टेढ़े क्वेश्चन ना मिले। सिर्फ साइंस का एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आपको क्वेश्चन तो टफ मिले बट करने लायक थे, ईजी थे। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि थोड़ी अच्छी प्रिपरेशन होती तो आप कर लेते। अगेन, phenomena of formation of water droplet in rainbow।
रेनबो का फिनोमेना की बात कर रहा है, रेनबो में होता है आपका बोथ रिफ्लेक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, तभी आपका रेनबो बन के तैयार हो जाता है। फिर आता है ओजोन होल की बात। ओजोन होल क्या एक रीजन है अंटार्कटिक जो कॉज करता है बाय CFC गैसेस। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ए ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि जब आप इसको पढ़ोगे ना तो ओजोन का जो मॉलिक्यूल होता है वो कुछ इस तरीके का, ओजोन का मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके का बनता है, डबल बॉन्ड यहाँ पे एक ऑक्सीजन के साथ, इधर के साथ। इसके पास आता है एक्टिव क्लोरीन। एक्टिव क्लोरीन क्या करता है, यहाँ से इस ऑक्सीजन को पकड़ता है, ClO निकाल देता है और यहाँ पे बच जाता है O2। तो इस तरीके से डिसइंटीग्रेट होता है आपका क्या, ओजोन का मॉलिक्यूल। बस इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है आपका 95th क्वेश्चन। जब हम 95th क्वेश्चन की बात करोगे तो इसरो ने क्या बनाया, चंद्रयान 3 बिल्कुल सही है, सोलर मिशन बिल्कुल सही है, लिक्विड फ्यूल पावर्ड रॉकेट तीनों सही है, आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं एयरक्राफ्ट में। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एयरक्राफ्ट में क्यों कंडक्शन वायर होते हैं, तो ए, बहुत सिंपल लॉजिक है इसका, तो इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं थी। प्रेस बायोपिया, ये भी अगेन क्या है, ये यूजुअली पढ़ाया जाता है, जब आप फिजिक्स में ऑप्टिक्स का टॉपिक पढ़ोगे तो ये आराम से आ जाता है। तो प्रेस बायोपिया वालों के साथ क्या क्या दिक्कत होती है, दे कैन नॉट डिस्टिंग्विश कलर, इट यूजुअली डेवलप विद एजिंग। तो बी तो सही है, अगर बी सही है तो 2 होगा या 2 and 3 होगा। अब नेक्स्ट, दे वियर ईयर बायफोकल लेंस कंसिस्टिंग ऑफ बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस और प्रोग्रेसिव लेंस, बिल्कुल सही है डी। प्रोग्रेसिव लेंस क्या होता है वो समझ लो। प्रोग्रेसिव लेंस का मतलब होता है जो ऑटोमेटिकली अपने आप अपना फोकस या अपना अपर्चर चेंज कर दे और यहाँ पर उनको मतलब अलग अलग चश्मा ना पहनना पड़े। फिर अब हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने 98th क्वेश्चन में, जिसमें हम बात करेंगे, जब आप इसको करोगे तो इसको बेसिकली सॉल्व करने का सिंपल तरीका 150 इज इक्वल टू 300 इंटू टी निकालोगे तो 150/300, आपका आंसर आ जाएगा 1/2 यानी कि 0.5 सेकेंड, बस खत्म। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन 1 महीना पहले भी यूपीएससी ने पूछा था, सेम क्वेश्चन डाल दिया आप लोगों के लिए। CAPF के एग्जाम में डायरेक्टली मिशन शक्ति आया था DRDO का, और दैट इज यूज ऑफ रॉकेट, इसे बोलते हैं हम ASAT मिसाइल, एंटी सैटेलाइट मिसाइल। फिर आते हैं अगेन दोबारा, मैंने बोला ना आपको कि यूपीएससी बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये भी CAPF में आया था। ये दोनों क्वेश्चन एक साथ CAPF के रिपीटेड क्वेश्चन है, डायरेक्टली नहीं पूछे गए हैं, घुमा के उनका कॉन्सेप्ट कर दिया गया। मतलब ASAT वाला तो देखो डायरेक्टली है, CAPF में यहाँ पर L2 पॉइंट पूछा था, ओके, L2 पॉइंट के बारे में पूछा था, डिस्टेंस, और यहाँ पे उन्होंने पूछ लिया क्या डायग्राम बनाएगा, तो ये बनाता है एक इक्वेटोरियल ट्रायंगल। बस इतना आपको ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा दैट इज 101, और इसको जब हम देखेंगे इसमें बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कोलाइड्स इज डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड, यानी कि डिस्पर्सिंग मीडियम आपका क्या होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। तो जब आप यहाँ पे NCERT को पढ़ोगे तो आपको बेसिकली ध्यान रखना है, इसमें फोम आपका मेन आंसर हो सकता है, बट क्योंकि शेविंग क्रीम भी आपका क्या है, फोम का ही एक कैटेगरी है। तो जब आप एक NCERT का डायग्राम देखोगे तो वहाँ पर सॉल्यूशन चैप्टर में आपको पूरा मिल जाएगा कि डिस्पर्सिंग मीडियम अगर लिक्विड रखना है हमें तो 2 चीज़ हो सकती है, फोम और शेविंग क्रीम। तो ये क्वेश्चन का मैं आपको बोलूँगा कि इस क्वेश्चन को हमें देखना पड़ेगा, यूपीएससी के आंसर देती है, बट अभी के लिए क्योंकि दोनों ही आंसर मेरे को देखने को मिले हैं, जब मैंने NCERT खोल के देखी तो मुझे दोनों आंसर देखने को मिले उस चार्ट में। तो इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बोलूँगा कि पी भी सही लग रहा है मुझे और सी भी और डी भी सही लग रहा है। अगर आपने इन दोनों में से कोई भी लगाया है तो आपके चांस होने के मतलब आपके जो क्वेश्चन के सही होने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज़ 102 क्वेश्चन, एंड यहाँ पर बात करी गई है आइसोटोप्स के बारे में। तो कौन से 2 आइसोटोप्स हैं, ऑल्दो यहाँ पे लिखा नहीं है, ये क्लोरीन की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाता है आपका डी। ओके, तो नेक्स्ट हम चल लेते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट स्टोर्ड अंडर ऑयल। ऑयल के अंदर किसको स्टोर करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। जब आप ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स की बात करोगे तो ग्रुप 1 वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि दे आर वेरी मच रिएक्टिव इन नेचर, तो उनको हमको क्या करना पड़ता है, ऑयल में स्टोर करना पड़ता है। बट उसमें भी आप देखोगे आपका जो बनता है दैट फर्स्ट आता है लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम और फिर रुबिडियम। तो आप देखोगे रुबिडियम सबसे नीचे आ रहा है, मतलब रुबिडियम की जो रिएक्टिविटी होगी वो इन सबके बाद होगी। तो जो ऊपर के 3 है ना, इन तीनों को आपका ऑयल में स्टोर करना पड़ता है, रुबिडियम को आपका ऑयल में स्टोर नहीं करना पड़ता। तो बस ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट इज नॉट यूज्ड इन। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि हिस्टोरिकली तो हमने चारों में इसको यूज़ होते हुए देखा है,
बट जो मेरा पॉइंट था इसको सोचने का वो ये है कि अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है तो वो मॉडर्न डे के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है। अब मॉडर्न डे में क्योंकि हमारे पास प्रिजर्वेटिव्स इतने ज़्यादा हैं तो हम कोई एक ऐसा प्रिजर्वेटिव क्यों यूज़ करें जिसमें नाइट्रेट हो, और हमने इतना भी पढ़ा हुआ है कि नाइट्रेट हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, तो हम क्यों एक ऐसा मीट प्रिजर्वेटिव रहे, क्योंकि मीट ऑब्वियसली बात है हम खाएंगे तो वो हमारी बॉडी में क्या होगा, बायो एक्यूमुलेट होगा। तो हम अपने आप को बचाने के लिए चांसेस तो हम यही लेंगे ना कि हम ऐसी किसी चीज़ को यूज़ ही ना करें, तो मैं इसका आंसर लगाऊंगा डी। तो यानी कि मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या है, डी है। बाकी आपको इसका जो यूज़ है वो फर्टिलाइजर में भी मिलेगा, मेडिसिन में भी मिलेगा, गन पाउडर में भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम यहाँ पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किसके बारे में बात कर रहा है कि जब भी कोई नया कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो उसमें हम उसको यानी कि सीमेंट को स्ट्रॉ बैग से क्यों ढक देते हैं। आपने देखा होगा आपके घरों में भी अगर कहीं काम वगैरह चलता है तो जितने भी जो आपके लेबर होते हैं वो क्या करते हैं, उसको जो भी मतलब बैग्स होते हैं उनसे ढक देते हैं और फिर उसको गीला कर देते हैं। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए इसके पीछे का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सीमेंट जो होता है ना उसको हाइड्रेट होने में टाइम लगता है, और इस पूरी प्रोसेस के दौरान अब अगर इंटेंस हीटिंग होगी तो वाटर उड़ जाएगा तो वो अच्छे से हाइड्रेट नहीं हो पाएगा। तो प्रिवेंट फास्ट इवेपोरेशन अंटिल हाइड्रेशन हैव डन, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अगेन इस क्वेश्चन को थोड़ा देखना है। जब इस क्वेश्चन को आप समझोगे तो आपको यहाँ पर इन दो स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल क्लियर है, 3 आइसोटोप्स होते हैं, ये भी बिल्कुल क्लियर है, गैसियस फॉर्म में यूज़ होता है। बट हीलियम, देखिए मैं आपको इतना बता दूं कि हीलियम यूज़ होता है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब में, बट इट इज़ नॉट कॉमनली यूज, क्योंकि जो कॉमनली आपके इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं ना उसमें आपका यूज़ होता है आर्गन। क्या यूज़ होता है उसमें आपका, आर्गन। तो हीलियम जो होता है वो आपके हेलोजन जो बल्ब्स आपने देखे होंगे, मतलब आपने फोटोग्राफर्स वगैरह को देखा होगा ना, उनके कैमरे के ऊपर लगे होते हैं बड़े बड़े बल्ब, उसमें आपका क्या होता है, हीलियम होता है। तो दे आर नॉट कॉमनली यूज। फिर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये तो देखो ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार रिपीट हुआ है, डायरेक्टली आया है। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, अगेन 4 बिल्कुल सही है। फिर ब्लीचिंग पाउडर की बात करोगे तो ए का 3, अब देखते हैं यहाँ पे क्या बनता है, ए का 3 और डी का 4, ए का 3 और डी का 4, 2 क्वेश्चन आपके बन गए यहाँ पे। फिर हम देख लेते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा की जब आप बात करोगे ये होता है सोडियम कार्बोनेट 10H2O, यानी कि Na2CO3.10H2O, दिस इज योर वॉशिंग सोडा। जब आप इसको मिलाओगे आपका आंसर बन जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब यहाँ पर ये बात कर रहा है कि इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, किसके बारे में, ग्लास के बारे में। तो जब आप इसको चेक करोगे तो यहाँ पर आपको देखना है आंसर सी, क्रिस्टलिनिटी डेवलप्स ऑन कूलिंग ऑफ द मोल्टन मास ऑफ द ग्लास, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज। जब भी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात आएगी इलेक्ट्रॉन्स आपको ध्यान रखना है, मार्क करना है। फिर नेक्स्ट ब्लीचिंग पेपर, या अगर आपको किसी पेपर को ब्लीच करना है तो उसमें कौन काम आएगा, अभी पीछे मैंने आपको फॉर्मूला बताया CaOCl2, दिस इज योर ब्लीचिंग पाउडर। तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है, क्लोरीन। तो इन स्टेटमेंट्स में से भी या इन ऑप्शंस में से भी एक ही आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट हमको लगता है, दैट इज योर क्लोरीन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इनमें से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। तो यहाँ पे आप बात करोगे मैग्नीशियम की, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है आपका, एक मैक्रो है, मैक्रोन्यूट्रिएंट है ये, बस इतना आपको ध्यान रखना है, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट है। फिर जब आप जाइलम की बात करोगे, जाइलम किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है, तो जाइलम बात करता है वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल। फिर इसी के साथ का वस्कुलर बंडल होता है आपका फ्लोएम। फ्लोएम किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है आपके फूड को, बस इतना आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट आपका आता है प्लांट ग्रोथ को कौन इनहिबिट करता है, इनहिबिट मतलब रोकना, तो यहाँ पे आता है एब्सिसिक एसिड। फिर बायोमोलिक्यूल्स की कैटेगरी में जो स्टार्च होता है वो किस चीज़ से बिलोंग होता है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। तो स्टार्च की अगर आप बात करोगे तो C12H22O11 ब्रैकेट में लगा दो यहाँ पे N, या फिर यहाँ पे C24H44O22 वहाँ पे N लगा दो। तो जब आप इतने सारे मॉलिक्यूल्स को मिलाओगे तब जाके आपका क्या बनता है, स्टार्च बनता है। नेक्स्ट आता है आपका ज़ेरोफाइट्स।
ज़ेरोफाइट्स की जब आप बात करोगे, बहुत बार ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है, लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा। ज़ेरोफाइट्स कौन से प्लांट्स होते हैं जो आपके डेजर्ट वाले इलाके में रहते हैं, तो उन्हें बोला जाता है कि आपका ज़ेरोफाइट्स। तो वहाँ पर आपका लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा उनका फीचर नहीं होगा, क्योंकि उनके मतलब एक ही उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वाटर लॉस को बचाना है कुछ भी करके। तो अगर स्टोमेटा हम बड़ा कर देंगे तो वाटर लॉस कैसे प्रिवेंट होगा। बस लास्ट के 3-4 क्वेश्चन रह गए हैं, बस इनको देखते हैं और ख़त्म करते हैं। फिर आता है आपका 116 क्वेश्चन, जिसमें हम बात करेंगे हेलोफाइट्स की। हेलोफाइट्स की बात आएगी तो ये हो जाता है आपके सलाइन, ठीक है, जो आपके सैलिनिटी की बात होती है। ज़ेरोफाइट्स मैंने आपको बता ही दिए। ज़ेरोफाइट्स कहाँ पे होंगे, जहाँ पे आपका क्या होगा, डेजर्ट होगा। ओके, तो डेजर्ट वाले इलाके में आपके ज़ेरोफाइट्स होंगे। फिर नेक्स्ट आता है आपका वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल से रिलेटेड आपको बात बतानी है कि वस्कुलर बंडल इनमें से किसका पार्ट नहीं होगा। फ्लोएम बिल्कुल होगा, जाइलम बिल्कुल होगा, कैम्बियम बिल्कुल होगा। इसका डायग्राम देखो कुछ ऐसा बनेगा आपका, ऐसे करके बनता है ना। तो एंडोडर्मिस आपका कुछ यहाँ पे पाया जाता है, तो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर वस्कुलर बंडल। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीडियम्स वुड स्पीड अ साउंड भी मैक्सिमम। तो अच्छा, यहाँ पर जो आपको देखना था दैट इज योर डेंसिटी। अगर आप इसके डेंसिटी डिफरेंस को पकड़ जाते तो आपका क्वेश्चन हो जाता बच्चों। सिर्फ यही आपको बस यहाँ पर फोकस करना था कि डेंसिटी किसकी ज़्यादा है। डिस्टिल वाटर की बात करोगे, प्योर वाटर होता है डिस्टिल वाटर, इसमें सॉल्ट बिल्कुल नहीं होता, तो डेंसिटी कम होगी। ड्रिंकिंग वाटर या मेथनॉल की बात करें तो इन दोनों में तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि इनकी डेंसिटी कम होती है। हम मतलब जिसने भी साइंस पढ़ी होगी उसको पता होगा, जो अल्कोहल होता है उसकी डेंसिटी उसके कंपैरेटिव या उसके जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है उससे हमेशा कम होगी। फिर हम बात करते हैं ड्रिंकिंग वाटर और सी वाटर। अब देखिए दोनों में TDS होते हैं, टोटल डिजॉल्व सॉल्ट होते हैं, बट इफ़ यू कंपेयर कि ड्रिंकिंग वाटर में ज़्यादा होंगे कि सी वाटर में, तो नॉर्मल लॉजिक ये कहता है कि सी वाटर, इसीलिए हम भी इसका आंसर क्या लगाते हैं, सी वाटर लगाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम 119 पे। विच ऑर्गेनेली इन एनिमल सेल कैन डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल। लाइसोसोम, जिसको एक और नाम से ज़्यादा जाता है आपका सुइसाइडल बैग। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सुइसाइडल बैग भी इसे कहा जाता है। और लास्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इस पूरे पेपर का, आई थिंक थर्ड सबसे सिंपल क्वेश्चन। फोटोसिंथेसिस जो कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी बनाती है, उसमें एक ग्रीन पिगमेंट यूज होता है, वो कहाँ पाया जा रहा है, और उस ग्रीन पिगमेंट को हम क्लोरोफिल बोलते हैं। तो बस सीधी सीधी सी बात बच्चों इस क्वेश्चन में ये है, क्लोरोफिल बता दो कहाँ पर मिलेगा, और क्लोरोफिल आपका मिलता है क्लोरोप्लास्ट में। तो इसी के साथ हमने पूरा कर लिया अपना GS की आंसर की। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे और आपने आंसर मार्क कर लिए होंगे। और जितनों ने भी अपने आंसर मार्क किए हैं वो प्लीज़ अपने मार्क्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हमें भी आइडिया लगे किस किस बच्चे का इस बार क्लियर हो रहा है, और हम भी आप लोगों के लिए करेक्ट एस्टिमेट ला पाए कट ऑफ का। तो कट ऑफ के लिए भी हम जल्दी ही एक वीडियो लाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि कट ऑफ क्या रहनी चाहिए। धन्यवाद।